हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम महात्मा गांधी जी और उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, एक छोटी सी अपील आप सबको कि जिन्होंने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल पर टैप करें। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता? सभी को महात्मा गांधी जी के बारे में बेसिकली सब पता है। इसके ऊपर शिवम सर भी बहुत अच्छी वीडियो ला चुके हैं, राज सर भी बहुत अच्छी वीडियो ला चुके हैं। बट आज मैं आपको उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, तो जब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात आती है तो उसमें गांधी जी से रिलेटेड उनके आंदोलन हो गए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रो महात्मा गांधी जी के बारे में। उनका जन्म कब हुआ है आप सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। कहाँ पे? पोरबंदर में। इसका एक अन्य नाम है सुदामापुरी, ये आप याद रखिएगा। देखिए, पोरबंदर कहाँ पर है? काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में, ये आपको पता है। बट आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसको सुदामापुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके फादर का नेम क्या है? उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी याद होंगे, अगर नहीं भी याद है तो आप कर लीजिए। कुछ लोगों को उनके माता और वाइफ के नेम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पुतली बाई उनकी माता थी और उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई थी, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो लॉयर थे। उन्होंने अपनी लॉ कहाँ से कंप्लीट की थी? लंदन से की थी। ठीक है, और टाइटल ऑफ महात्मा गांधी को अगर बात करें कि महात्मा की उपाधि किसने दी, ये आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और अब यहीं पे एक और चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी? वो महात्मा गांधी ने दी। ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर बुलाया और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहकर, गुरुदेव कहकर बुलाया। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जो मर्डर हुआ है 13 जनवरी 1948 में न्यू दिल्ली में हुआ था, और किसके द्वारा? नथुराम गोडसे। ठीक है, चलिए अगर उनसे कुछ, अगर स्मृति स्थल की बात करें, उनसे रिलेटेड प्लेसेस की बात करें, तो वो कौन से हैं? एक तो राजघाट और एक है गांधी स्मृति। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, गांधी स्मृति है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं उनकी बुक्स की। उन्होंने जो बुक्स उनसे रिलेटेड हैं, ये देखिए। एक तो उनकी स्टोरी जो बुक लिखी है उन्होंने, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सेकेंड है द हिंद स्वराज, एंड थर्ड है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये 3 बुक्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वाली तो मोस्टली आपको कभी ना कभी देखने को मिली ही होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़पेपर्स। अब जब गांधी जी ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे वो किस किस नेम से थे? एक तो था इंडियन ओपिनियन, दूसरा था यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, एंड फोर्थ वन इज हरिजन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि होता क्या है कि न्यूज़पेपर कोई ऑप्शन में आ जाता है। मान लीजिए यंग इंडिया आ गया कि न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की, ऑप्शन में आपको बाल गंगाधर तिलक दे देंगे, वो महात्मा गांधी जी दे देंगे, BR अम्बेडकर दे देंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये चारों न्यूज़पेपर को शुरू करने वाले पब्लिशर हैं जो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर से आपके लिए कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में कितनी ईयर्स स्पेंड किए? 21 ईयर्स। ठीक है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और अगर बात करें, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्टोरी बताती हूँ कि गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है,
आपको पता है वहाँ पे शुरू से एक इशू चलता है, क्या चलता है वहाँ पे कि ब्लैक मैन और वाइट मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जो वाइट मैन है वो थोड़ा घृणा की नज़र से देखते हैं ब्लैक मैन पीपल को, तो उसलिए गांधी जी का भी स्किन टोन था जो थोड़ा वाइटिश तो नहीं था, गेहुआ कलर था, ब्रिटिश कलर था। तो जो वाइट पीपल थे, अंग्रेज लोग थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। एंड उनको क्या किया कि जब वो एक पैसेंजर ट्रेन में बैठे थे तो उनको वहाँ पे बैठने से इनकार कर दिया गया कि आप सीट पे नहीं बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे। जब गांधी जी इस बात से रिफ्यूज़ करते हैं कि मुझे नहीं बैठना है, तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा जाता है और उनको किक करके नीचे गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार नहीं 2-3 बार हुआ गांधी जी के साथ, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए अफ्रीका में आवाज़ उठाने के लिए कि लोगों के साथ ये स्किन टोन की वजह से या कोई रैशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब हम मेन टॉपिक तो हमारा क्या है, उनके हम मोमेंट्स की बात करने वाले हैं ना कि कौन कौन से आंदोलन किए। तो जब बात आती है इंडियन इंडिपेंडेंस की, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है, तो गांधी जी का रोल ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें उन्होंने क्या क्या उनका रोल रहा है हम सीरियल ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। अगर मेनली देखा जाए तो 1915 से लेकर 1947 तक, इतने टाइम तक गांधी जी का जो है रोल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि गांधी जी अचानक से कैसे इंडिया में आ गए थे, ठीक है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था CF एंड्रयू के द्वारा गांधी जी को कि आप इंडिया वापस आइए। अब देखिए भेजा किसने था मैसेज, गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कन्वे किसने किया गया ये, CF एंड्रयूज ने गांधी जी को। तो गांधी जी कब आए हैं, 1915 में। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, 9 जनवरी को आए थे, तो 9 जनवरी को इंडिया में NRI डे मनाते हैं, करते हैं ना ये सेलिब्रेट NRI डे। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि 1915 को गांधी जी वापस आए हैं, इतना याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद अब देखते हैं कि गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस को आके ज्वाइन किया, ठीक है, और इंडिया की जो पॉलिटिक्स का है उसको बड़ी बारीकी से देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के साथ क्या कर रही है। तो वो सारी चीज़ों ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला उनके माइंड पे, और उनको फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको अपने हाथों में लिया। कांग्रेस को 1920 में खुद लीड करना शुरू किया उन्होंने, और इस तरह से वो जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, ठीक है। चलिए अब चंपारण की बात करते हैं। उनका फर्स्ट जो हुआ है आंदोलन, ठीक है, वो कौन सा था, चंपारण। पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो था चंपारण आंदोलन। आप सबको पता है 12th की बुक में आई थिंक ये लेसन भी होता था हमारे पास, ठीक है। चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है, और कब हुआ, 1917 में। देखिए गांधी जी 1915 में आए, 2 ईयर्स के बाद ही उन्होंने देशवासियों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। हुआ क्या था कि जो बिहार के जो लोग थे, चंपारण के, स्पेशली चंपारण की बात हो रही है, एक प्लेस है चंपारण, कि चंपारण के जो लोग थे उनको ब्रिटिशर्स क्या थे, फोर्सफुली उनसे इंडिगो की कल्टीवेशन करवा रहे थे। इंडिगो समझते हो, नील की खेती, उनसे नील की खेती है जो जबरन करवाई जा रही थी। और जबकि इस नील की खेती में उनको बेनिफिट कम मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि नील की डिमांड अब जो थी कम हो चुकी थी, डिक्रीज हो गई थी। क्यों हो चुकी थी, क्योंकि सिंथेटिक नील आ चुका था, ठीक है। सिंथेटिक नील आया तो जो नेचुरल नील है, इंडिगो है, उसकी कल्टीवेशन में की डिमांड में कमी आ गई। तो वो लोग अब नील की खेती नहीं करना चाहते थे, बट ब्रिटिशर्स उनसे जबरन ये करवा रहे थे। तो इसलिए वो गांधी जी के पास आए। आप सबको ये भी अच्छे से पता होगा कि नील का यूज किस चीज में होता था, डाई करने में। जब कोई भी कॉटन क्लॉथ स्टार्टिंग में बनाते हैं, बिगिनिंग में, तो वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल प्रॉपर व्हाइटिश कलर देने के लिए नील का यूज होता था, ठीक है। तो इसलिए जो ये ब्रिटिशर्स थे उनसे नेचुरल नील की कल्टीवेशन जबरदस्ती करवा रहे थे। तो जो अनहैप्पी पीपल थे वो गांधी जी के पास गए, ठीक है। कहाँ पर गए ये आप याद रखेंगे, आश्रम में इन अहमदाबाद, ठीक है। इसलिए तो ये पिक्चर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए नील कल्टीवेशन की पिक्चर भी है यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे बस इतना सा, ठीक है। तो इसमें क्या था, गांधी जी और उनके जो पीजेंट साथी थे उन सबकी इसमें जीत हुई थी, ठीक है। चलिए
उसके बाद सेकेंड आंदोलन है इनका खेड़ा आंदोलन। याद रखिएगा खेड़ा, ये मुझे भी अभी हाल में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। वहाँ क्या हुआ था कि चंपारण आंदोलन दे रखा था उन्होंने, खेड़ा आंदोलन दे रखा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये चारों को दे रखा था और बोल रखा था कि इसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करें डेट वाइज। ओके, तो आपको याद रखना है, हमने अभी पढ़ा कि चंपारण 1917 में है, तो खेड़ा किस में है 1918 में। प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद रखिए, नोटबुक में नोट कर ली तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो। तो चलिए, सबसे पहले बात होती है कि खेड़ा है कहाँ पे, गुजरात में। चंपारण कहाँ था, बिहार में। ठीक है, तो ये गुजरात में है। एंड इसमें क्या हुआ था कि जो खेड़ा है, एक विलेज लगा लीजिए, प्लेस लगा लीजिए, वहाँ पे ना फ्लड्स आ गए थे, और फ्लड्स आने की वजह से वहाँ पे अकाल पड़ गया था, भुखमरी मच गई थी। और जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कौन थी तब की, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया था कि ये इतना टैक्स आपको पे करना है। अब जब अकाल पड़ गया है तो वो बंदे टैक्स कहाँ से पे करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी के पास आए हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो इसमें एक लीडिंग रोल जो प्ले किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये आप याद रखिए अगर आ जाए कभी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस एजिटेशन से, किस आंदोलन से संबंधित है, तो खेड़ा से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया। उसमें क्या किया इन्होंने, सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया था यहाँ पे, कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने सिग्नेचर करने शुरू कर दिए शीट पर कि हम लोग प्लेज लेते हैं कि हम कुछ भी टैक्स वैक्स ये पे नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा फैल गया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको इनके डिमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ी। ठीक है, तो ये आंदोलन आप याद रखिएगा 1918 की बात है। चलिए, इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सब लोग ऐसे इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किया। ये भी आ सकता है कि सिग्नेचर कैंपेन किस आंदोलन में हुआ, तो खेड़ा आंदोलन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड मूवमेंट की, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ ये, 1919 से 1922 तक। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक हुई थी। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई है तब हमारा ये खिलाफत मूवमेंट है जो शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिगिनिंग में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया था। उनको इंडियन सोल्जर्स प्रोवाइड किए ताकि वो जो है वॉर में लड़ सकें ब्रिटिशर्स की साइड से। ठीक है, बट हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो देने की बजाय थोड़े बहुत रिफॉर्म्स ऑफर किए, जिससे गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए। ठीक है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमने इनका इतना सपोर्ट किया है और ये हमें क्या है कि छोटे मोटे रिफॉर्म्स दे रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंट हो गए। तो उन्होंने एक सत्याग्रह करने का फैसला किया, और वो सत्याग्रह क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, कि हम अब सिविल नाफरमानी बोलते हैं इसको, कि इनका हम ये नहीं मानेंगे। तो उन्हीं दिनों में टर्की में क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक खलीफा का मूवमेंट चल रहा था मुसलमानों का, जो इस्लाम से रिलेटेड खलीफा है, आप उसको जानते हो। वहाँ पे हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स का रूल हो गया और वो वहाँ के ओटोमन साम्राज्य का निकाल रहे थे। तो वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ कि आप हमारे खलीफा के सुल्तान को उसकी सत्ता में बहाल रखिए। तो उससे रिलेटेड वो मूवमेंट था। तो वहाँ पे इंडिया में सेम ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। यहाँ पे ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकजुट हुए खिलाफत मूवमेंट में। ये पहला मूवमेंट था ऐसा। ठीक है, इसको हिंदू मुस्लिम मूवमेंट भी बोलते हैं और खिलाफत भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने एक रोल एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने। इसके बारे में भी आपको बताती हूँ रोल एक्ट एक्चुअली था क्या। इसमें ये था कि उन्होंने ये क्यों पास किया, ताकि गांधी जी का ये जो मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस का, इसको रोकने के लिए उन्होंने रोल एक्ट पास किया। और रोल एक्ट क्या बोलता था कि इसमें कहा गया कि आप किसी को भी शक के आधार पर पॉलिटिकल क्रिमिनल जो आपको लगे इस एस्पेक्ट में, आप उसको निवारक नज़रबंदी, सुना आपने वर्ड एक, उसको बोलते हैं निवारक नज़रबंदी, जिसमें किसी को भी वो उठाकर जेल में डाल देते हैं कि इससे हमें खतरा है या ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, चाउस क्रिएट कर सकता है। तो उससे रिलेटेड ये था रोल एक्ट।
तो उसमें क्या था कि क्रिमिनल किसी को भी समझकर किसी को भी एज अ क्रिमिनल उठाकर जेल में गिर सकते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने फिर इसका भी बहुत विरोध किया है। ठीक है, और इस तरह से ये खिलाफत मूवमेंट है। तो इसके मैं थोड़े की लीडर्स बता देती हूँ जो आपको याद रखने होंगे। शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, ये इसके की लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनका नेम आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इसको, खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, और इसका एंड कब हुआ है? 1922, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया क्योंकि इतना ये थोड़ा नहीं सेट बैठ सका वहाँ पे, उन सिचुएशंस में इतना काम नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर्स वर इन रूल में थे, तो वो कुछ भी रूल एक्ट बना सकते थे। उन्होंने रोल्ट एक्ट बना दिया और जो आंदोलनकारी थे उनको उठा उठा के जेलों में डाल दिया। इस तरह से ये मूवमेंट था जो कोलैप्स हो गया। ठीक है, और इस तरह से हाँ, जो मैं आपको निवारक नज़रबंदी का वर्ड देना चाहती थी वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें क्या था कि आप किसी को भी नज़रबंद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीडर्स डेलीगेट्स अमेंडेंट गांधी। जो मुस्लिम लीडर थे और वो गांधी जी से अलग होना शुरू हो गए हैं, कांग्रेस से भी। इस तरह से हिंदू मुस्लिम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, इसी तरह से जब ये अलग होने शुरू हो गए तो मुस्लिम लीग भी एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक पिक ली है आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में 1919 से 1924, सॉरी मैंने आपको 22 बोला था, 24 एक्चुअली ये कहीं कहीं पे 22 भी दे रखा है, दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रही थी। एंड उसके बाद पहला ये इस्लामिक मूवमेंट था, इसमें हिंदुओं ने खूब सपोर्ट किया था और ये सारे की लीडर्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और टर्की में ये एक वहाँ पे चला हुआ था। ठीक है, ओटोमन सुल्तान की पावर्स को मेंटेन करने के लिए, सो दैट ब्रिटिशर्स उनके पावर्स उनसे दोबारा ले ना लें। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये अली ब्रदर्स हैं जिनकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे नामिलवर्तन आंदोलन। ठीक है, ये क्या हुआ था कि 1919 में रोल्ट एक्ट पास हो गया। इसका मैंने आपको बता दिया, रोल्ट एक्ट में क्या था कि आपको किसी भी एज अ पॉलिटिकल क्रिमिनल आपको उठा के जेल में डाला जा सकता है और आप इसके लिए किसी से आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ऑन 13 अप्रैल 1999, इसमें क्या हुआ था 1919 में कि जलियांवाला बाग का मैसेकर, आप सबको पता है कि रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट पीपल, जिसमें स्पेशली वुमेन चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा थे, जलियांवाला बाग में अमृतसर में वो सारे वहाँ पे गैदर हुए इसका विरोध करने के लिए। बट सडनली क्या हुआ, जनरल डायर ने वहाँ पे उन पर गोलियां बरसाने का जो ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इस सब अटैक के बाद, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ये भी सीरियल ऑर्डर में लगाना आ जाता है कई बार कि पहले रोल्ट एक्ट पास हुआ, उसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग गैदर हुए, इकट्ठे हुए, फिर जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग के बाद हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, जलियांवाला बाग के पिक्चर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। और वन मोर थिंग आपको जो मुझे बतानी चाहिए कि जब हम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गांधी जी ने बोला कि अब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब हम ब्रिटिशर की चीज़ों को, उनकी बनी हुई थिंग्स को हम अवॉइड करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो उन्होंने चरखा चलाकर, इससे कपड़ा वो होता है ना, चरखा कतना समथिंग ऐसे, तो उन्होंने वो कपड़ा बनाने की, जो हमें इंडियन चीज़ प्रोडक्ट बनाने की, स्वदेशी चीज़ों को बनाने की हमें सीख दी। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड होगा। स्वदेशी चीज़ों की बात कब हुई है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मेंशन है, बॉयकॉट कर दिया किसको, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को, और लोगों को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि आप जो इंडियन की चीज़ें, इंडिया की चीज़ें हैं बनी हुई, उनको बनाएं और परचेज करें, यूज़ करें। ठीक है, और इसका एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो एक टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड का, वो वापस कर दिया। किसको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। ठीक है, ये तब के ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, इनको जलियांवाला बाग के विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया।
चलिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नाइटहुड का अवार्ड किसको मिला हुआ था, या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट किसने ये वापस किया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको किया, तब के वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को। चलिए नेक्स्ट वन इज सोल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन बोलते हैं इसको। ठीक है, सोल्ट मार्च, डांडी आंदोलन भी इसको बोलते हैं। इसको बात करें, देखिए इसके कितने नेम है, सोल्ट सत्याग्रह ग्रह है, डांडी मार्च है, डांडिया सत्याग्रह है। ये सब क्या है, वैसे तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही हिस्सा था ये, क्योंकि गांधी जी ने देखिए हिंसा का तो कभी प्रमोट नहीं किया कभी उसको। ठीक है, हमेशा वो बोलते कि अहिंसा के मार्ग पे चलना है और हमें पीसफुली आंदोलन करना जिसमें हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए उसमें आप देखते हैं, बात करते हैं कि ये 24 डेज का था ये मूवमेंट, डांडी मार्च 24 डेज का। ठीक है, कब हुआ, 12 मार्च से लेके 1930 से लेकर 5 मार्च 1930। अब सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि सोल्ट सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, 1930 में सोल्ट सत्याग्रह हुआ। ये डायरेक्ट एक्शन था एक तरह से, किस चीज़ के अगेंस्ट, टैक्स के जो उनके ऊपर इम्पोज किया गया था। जो भी वहाँ पे सोल्ट प्रोडक्शन वाले पीजेंट्स थे, जो भी थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। देखिए कल्टीवेशन करें वो खुद लोग, ठीक है, उसके ऊपर लेबर करें वो लोग, और टैक्स उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स की सोल्ट के ऊपर जो मोनोपोली थी, मोनोपोली क्या होता है कि एकाधिकार, उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने लोग शामिल थे, 78 लोग थे स्टार्टिंग में जब ये मार्च शुरू हुए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ते गए तो इसको बहुत सारे लोगों की तादाद में ज्वाइन किया गया। अब कहाँ से कहाँ किया था ये डांडी मार्च, ये आप याद रखेंगे, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। ठीक है, तो ये गुजरात में हुआ है। अब आपको पता है साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में। तो सोल्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और जो मार्च निकाला था छोटा सा, वो कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। ठीक है, चलिए इसका पिक्चर है, ये देखिए, ये सोल्ट सत्याग्रह यहाँ पे हो रहा है। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाने का वे अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है, इसी तरह तो आप हमें बूस्ट करेंगे ना, कि हम लोग अच्छे एफर्ट और लगा सके। चलिए उसके बाद नेगोशिएशन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि आंदोलन चल रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम लोग रूल कर रहे हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ तोड़ मोड़ की बात करते हैं। ठीक है, तो नेगोशिएशंस करने की वो बात करते हैं। तो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन डिसाइडेड टू नेगोशिएट विद गांधी। तो लॉर्ड इरविन की गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अब गांधी जी से को मनाया जाए किसी तरह से। तो पैक्ट हुआ, पैक्ट मीन समझौता, गांधी इरविन समझौता, सुना है ना आपने, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। अब देखिए सोल्ट मार्च हुआ है, जो सोल्ट सत्याग्रह हुआ 31 में उन्होंने सोचा कि चलो गांधी जी को मना लेते हैं, कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोगों को जाना पड़ेगा फिर यहाँ से। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 31 में। उसके बाद इसमें क्या हुआ, उन लोगों ने थोड़ी, अब जब कोई पैक्ट करने के लिए आता है तो कुछ शर्तें रखता है, हमें कुछ ऑफर्स देता है। तो उन्होंने गांधी जी को ऑफर्स दिए कि आपके जो जितने भी हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, मतलब सिर्फ शक के आधार पर जिनको उठाकर निवारक नजरबंदी में हमने जेलों में घेरा था, उन सबको हम फ्री करने वाले हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, इसके रिटर्न में आपने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया ना, प्लीज उसको वापस ले लें। ठीक है, और गांधी जी को इनवाइट किया गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट कीजिए आके। ठीक है, तो कांग्रेस को वहां पे इनवाइट किया गया। तो ये सब था जो नेगोशिएशंस गांधी जी के साथ हुई। ठीक है, चलिए उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो, राउंड टेबल का जिक्र ना आए, ये नहीं हो सकता है। चलिए अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब हुई हैं, 1930 से लेकर 31 तक। ठीक है, क्योंकि 30 में भी हो चुकी थी और गांधी जी वहां नहीं गए, तभी तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है ना 1931 में। चलिए उसके बाद ये 30 से लेकर 32 तक हुई हैं, 3 हुई हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कहाँ हुई हैं, लंदन में हुई हैं, इतना आप याद रखेंगे। और इसका पीरियड याद रख सकते हैं आप, ये हुई है नवंबर 1930 से स्टार्ट, दिसंबर 1932 में एंड हुई है। ठीक है, यह पिक्चर है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का।
नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम नोट कर लीजिए अगर आप करना चाहें, 39 to 45। ठीक है, 1939, 1939 से 1945 तक का ये टाइम ड्यूरेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, इसी दौरान अब ब्रिटिशर्स भी वीक हो रखे थे थोड़ा सा, तो हम लोगों ने भी मौका संभालने की कोशिश की कि चलो हम भी अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमने शुरू किया ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये आपको ये याद रखना है, कहाँ से, बॉम्बे सेशन से। कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था बॉम्बे में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन था बॉम्बे में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में, 42 में हुआ था, अगस्त में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्या डिमांड की थी हमने? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें भारी तादाद में लोगों ने जो हमारा सहयोग किया गांधी जी का और कांग्रेस का। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन गांधी मेड अ कॉल टू डू और डाई। क्रिप्स मिशन आया था, वो भी हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया जो भी था, क्योंकि उनके कुछ भी ऐसे नहीं होते सजेशन जो हम एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी बाद में अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने लोगों को अपील किया कि डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, ये याद रखना आपने, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। कि अब तो आप या तो कर दीजिए या मर जाइए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 1942 में हुआ है ये। कहाँ हुआ है? बॉम्बे में। ठीक है, अगस्त में हुआ है ये। बट क्विट इंडिया कैंपेन वॉज एफिशिएंटली क्रश्ड, बट इसको भी कुचल दिया गया, ये मूवमेंट भी फेल हो गया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग आपको अभी इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे। ठीक है, चलिए इसके फाइनली टाइम आ गया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। बट ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि पार्टीशन कर देते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 अलग सेपरेट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट गांधी जी ने इसको रिफ्यूज किया। गांधी जी इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो गांधी जी का तो तब भी यही चल रहा था कि आप लोग भारत छोड़िए और हमारे टुकड़े मत कीजिए। बट जो मुस्लिम लीग थी, अब कहते हैं ना कि सत्ता जिसे प्यारी हो उसके लिए देश धर्म जाति कोई मायने नहीं रखता। उन लोगों ने इंडिया को डिवाइड करवाने के लिए या कुछ भी, उन्होंने, जिन्ना साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अलग करते हैं तो ठीक है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने गांधी जी का प्रपोजल रिजेक्ट किया। एंड इस तरह से उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे, कि हाँ ये आप याद रखिए कि डायरेक्ट एक्शन डे का जो स्लोगन है किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, डू और डाई का गांधी जी, डायरेक्ट एक्शन डे का किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और कब दिया? 16 अगस्त 1946। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें तो आज ही आप हमें पाकिस्तान अलग कर दीजिए हमारा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में। एंड फाइनली इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली कब? 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद फाइनली बड़ी दुखदायक घटना, गांधी जी का मर्डर। क्या हुआ कि इट वॉज 5:17 PM, शाम का समय था, 5:17 हो रहे थे। एंड इट वॉज 13 जनवरी 1948। गांधी जी अपनी ग्रैंड निसीज के साथ बिरला हाउस के गार्डन में घूम रहे थे। अब याद कीजिए, मैंने आपको ऊपर गांधी जी से रिलेटेड स्मृतियां में जहाँ पे लिखा हुआ था एक गांधी स्मृति था, तो बिरला हाउस का नेम ही गांधी स्मृति रखा गया है। ठीक है, और अगर उनकी समाधि की बात की जाए तो वो राजघाट पर है। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं गांधी जी से रिलेटेड, गांधी स्मृति, दैट इज हिज बिरला हाउस, और अगर उनके समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट। ठीक है, तो वो बिरला हाउस के गार्डन में घूम रहे थे, जिसको आजकल गांधी स्मृति बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रेयर के लिए जैसे जाने वाले थे, तो सडनली नाथूराम गोडसे, एक हिंदू नेशनलिस्ट था, उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई। ठीक है, जो डायरेक्टली उनके चेस्ट में एकदम से लगी। ठीक है, और
जो गांधी जी हैं वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, बड़ी ही दुखदायक घटना है। और ये देखिए, ये गांधी जी के बिरला हाउस की जो पिक्चर है, गांधी स्मृति बोलते हैं, ये देखिए गांधी स्मृति बनी हुई है वहाँ पे उनके गार्डन में। चलिए, बट कोई बात नहीं, गांधी जी बेशक हमारे यहाँ से चले गए हैं, बट उनके विचार, उनके देश के लिए योगदान आज भी अमर है, हम लोगों के बीच में विराजमान है। चाहे आज गांधी जयंती नहीं है, बट फिर भी अगर आप जिस दिन भी गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं, लागू करते हैं, वो हर दिन गांधी जयंती बन जाता है। उनके अब ये देखिए टाइम पीरियड याद रखेंगे आप, 1869 टू 1948। ठीक है, और लास्ट में बस उनकी ये लाइन जो मुझे बेहद इम्प्रेस करती है, यू कैन चेन मी, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind। अब देखिए, जब गांधी जी बोलते हैं कि आप मुझे बंदी बना सकते हो, आप मुझे टॉर्चर कर सकते हो, इवन दैट आप मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप मेरे माइंड को कैदी नहीं बना सकते। तो बस हम यूथ भी, जब हमारे माइंड को कोई कैदी नहीं बना सकता है, तो इस माइंड का सदुपयोग करेंगे, पढ़ लिख कर अपने देश को सर्व करेंगे, अपने परिवार को सर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, और जो गाइस ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वो भी अपना फ़र्ज़ निभाइए। हम लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा तो योगदान हमारे लिए दीजिए। और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है, उनको बहुत सारा थैंक यू। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।